Hello students, welcome back to our channel and hope you all are liking the videos and they are helpful for you. Yesterday we have in the last session हमने आपका digestive system का mouth complete किया था. We did not started the actual digestion yet, but in this class हम इसको continue करेंगे. So कल हमारा जो टॉपिक था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है. बेसिकली हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो डाइजेशन है वो शुरू होता है. तो हमने वन बाय वन एक एक टॉपिक को स्टार्ट करना था और उसके बाद किस किस जगह पे किस किस तरीके से डाइजेशन करवाया जाता था वो हमें पढ़ना था. सो सबसे पहले कल जो हमने टॉपिक ख़त्म किया, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक ख़त्म किया वो था आपका माउथ. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे माउथ का एंडिंग दैट इज फ्रॉम द फेरिंग्स. लास्ट क्लास में बकोफेरेंजियल कैविटी का जिक्र मैंने आप लोगों को किया था. बकोफेरेंजियल कैविटी कौन सी कैविटी थी भाई? तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग एंड है जो कि इनिशिएट करवाता है या फिर जिससे हम किसी भी चीज़ का हम इंजेक्शन करते हैं, किसी चीज़ को खाने का काम करते हैं, वो हमारा माउथ था. इस माउथ से जो कैविटी बनती है वो कैविटी कहलाती है आपकी बकोफेरेंजियल कैविटी, जो कि दो चीज़ों को इंक्लूड करती है, एक तो बकल कैविटी और एक फेरेंजियल कैविटी. कल हमने माउथ से कनेक्टेड जो पार्ट पढ़ा था वो पार्ट था आपका बकल कैविटी. ना अब हमें इससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो है हमारा फेरिंग्स. स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा रही हूँ कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं. हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले किस किस जगह पर कैसे कैसे डाइजेशन करवाया जाता है उस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबसे पहले स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद देन वी विल गो टू द डाइजेशन, मीन्स हाउ द फिजियोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल. वी विल डिस्कस दिस लेटर. नाउ बकल कैविटी. बकल कैविटी जिस जगह पर ओपन होती है वो रीजन आपका कहलाता है फेरिंग्स. फेरिंग्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द थ्योरेटिकल बेसिस एज वेल एज इन द नीट ऑल्सो. सो फेरिंग्स क्या चीज़ है? मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी हम बात करते हैं हमारे माउथ की, और मैं बात कर रही हूँ हमारे नेजल चैम्बर की, तो नेजल चैम्बर और दूसरा आपका जो माउथ है ये एक साथ जिस रीजन पर ओपन होते हैं वो रीजन कहलाता है फेरिंग्स. मीन्स कल लास्ट सेशन में हमने फिर से एक टॉपिक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था कि फेरिंग्स अगेन इज नॉट अ सिंगुलर पार्ट. एक अकेला पार्ट नहीं है, एक इकलौता पार्ट नहीं है, बल्कि इसको भी हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. कितने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है भाई? तो देखिए मैं यहाँ पर एक फेस बना रही हूँ. होप यू लाइक इट. इट्स नॉट परफेक्ट बट यस, दिस इज योर नेजल चैम्बर, this is your mouth, and this is common opening. See, this is your mouth and this is your nasal chamber, means which starts from the nose. नाक से शुरू होती है, नेजल चैम्बर से ये पीछे आपके कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में खुलती है ना. वेयर इज द बेसिकली, मतलब अगर मुझे बताना हो कि यहाँ पर ऐसा कौन सा रीजन है जो कि फेरिंग्स कहलाता है तो उसको समझेंगे. हमने कल पूरा जिक्र किया था बकल कैविटी का, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े थे. क्या क्या पढ़ा था भाई? इनिशिएशन होता है आपका लिप से हम पीछे जाते हैं तो आपके टीथ्स मिलते हैं, टीथ से कनेक्टेड एक मस्कुलर फ्लैप होता है नीचे पीछे, वो कहलाता है आपका टंग. टंग से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यूवेला दिखा था. अगर हम बात करें आपके माउथ के रूफ की तो वो हमारा फेरिंग्स था, सॉरी सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट. तो ये जो दोनों पार्ट्स आपके पूरा जो बकल कैविटी बना रहे थे, दिस बकल कैविटी विल नाउ ओपन इनटू द फेरिंग्स. इस वजह से हमने इन दोनों को कंबाइनली एक नाम दिया था, आप लोगों को याद होगा, बहुत ही इजी था, जिसको हम कहते थे बको मीन्स बकल कैविटी एंड नेक्स्ट इज फेरेंजियल. फेरेंजियल मीन्स pharynx. This bacopharyngeal term is given to the region where the buccal cavity and the pharynx closely related with each other. Bacopharyngeal cavity. So students, this bacopharyngeal cavity is connected with the nose as well as with the mouth. So मैंने अभी भी आपको बताया कि जब हम pharynx की बात कर रहे हैं तो ये एक अकेला रीजन नहीं है, इट इज फर्दर सब
डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। फिर मैंने आप लोगों को हर क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के सारे सिस्टम्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं से भी कहीं तक भी कहीं ना कहीं इनका रिलेशन जो है वो हमें मिल जाता है ना। जब आप किसी रीजन को एक्सप्लेन करते हो तो अकॉर्डिंग टू द रीजन या जिस लोकेशन पे वो प्रेजेंट है, जिस रीजन पे वो प्रेजेंट है, जहाँ पाया जाता है, उसके बेसिस पे ही उसका नाम होता है। तो बायोलॉजी में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बस अगर मैं उसकी पोजीशन को याद कर लूँ तो पोजीशन को याद करने से वो मुझे ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। तो फेरिंग्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको नाम बताती हूँ कौन कौन से। नेसोफेरिंग्स फर्स्ट इज योर नेसोफेरिंग्स, सबसे पहला पार्ट नेसोफेरिंग्स। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड इज योर लैरिंजियोफेरिंग्स। सो स्टूडेंट्स, अगेन मैंने आप लोगों को एक फेस का डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है, थोड़ा ये फेस जैसा दिख रहा होगा आपको। हमने क्या बोला कि ये एक नेजल चैम्बर है, ये एक माउथ है जिस जगह पे ये कॉमनली ओपन हो रहे हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। अगर मैं एक सिंपल लेबल करना हो, एक सिंपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो फेरिंग्स आपका ये रीजन है। अब वी हैव डिवाइडेड दिस फेरिंग्स इनटू 3 रीजन। सबसे पहले है नेसोफेरिंग्स। नाउ अगेन नाम से समझेंगे हम कि ये जो पार्ट दिया जा रहा है ये पार्ट किस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो नेसोफेरिंग्स टर्म आपको किससे कनेक्टेड दिख रहा है? यस, नेजल चैम्बर से। तो जिस जगह पर नेजल चैम्बर स्टार्ट करता है वो रीजन कहलाता है नेसोफेरिंग्स। रीजन इज कॉल्ड एज नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स से हम आगे बढ़े, जिस जगह पर माउथ की ओपनिंग होगी, ओरल कैविटी की ओपनिंग होगी। ओरल कैविटी की ओपनिंग क्या बताएगी आपको? ओरोफेरिंग्स। याद करने के लिए ये हमारा टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस, अकॉर्डिंग टू द रीजन, किस रीजन पे प्लेस है, किस पोजीशन पे प्लेस है, उस पोजीशन और रीजन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, इस रीजन को डिवाइड कर दिया है। टफ नहीं है याद करने के लिए। अगेन थर्ड पार्ट इज योर लैरिंजियोफेरिंग्स। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इस टर्म को हम बोलते हैं लाइक क्या, माउथ से हम एंट्री करते हैं फेरिंग्स में, देन फ्रॉम द फेरिंग्स वी गो इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स को और क्या कहा जाता है, मैं आपको फिर से एक टर्म बता रही हूँ जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स आपका एक नाम से और जाना जाता है जो कि है वॉइस बॉक्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। जितनी बात मैं कर रही हूँ, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है मेरी बॉडी के मेरे स्पीच में, वो साउंड लैरिंग्स के थ्रू स्टिमुलेट करवाई जाती है, और इसको इस वजह से हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इसको आप एक नाम से और जानते हो जो कि बहुत फेमस है, अगेन दैट इज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के नाम से भी हमारा लैरिंग्स जाना जाता है ना। हम फेरिंग्स पे थे, वापस से फेरिंग्स पर आ जाते हैं। फेरिंग्स का नेसोफेरिंग्स जो नेजल चैम्बर में ओपन होगा, इस ओरोफेरिंग्स की बात करेंगे तो ओरोफेरिंग्स जो ओरल पार्ट के जस्ट सामने जो पार्ट प्रेजेंट है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ लैरिंगोफेरिंग्स की। लैरिंगोफेरिंग्स इज टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैरिंग्स। कहाँ से डिराइव किया गया है? लैरिंग्स से डिराइव किया गया है। तो ऑब्वियसली जो पार्ट लैरिंग्स से क्लोजली कनेक्टेड होगा उस पार्ट को आप क्या कहोगे? लैरिंगोफेरिंग्स। अब मुझे डिफाइन करने बोला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेरिंग्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बकल कैविटी में ही तो हमने कल टीथ का जिक्र किया था, टंग का जिक्र किया था, टंग पर पैपलेस का जिक्र किया था। उसके अलावा हमने आपका जो माउथ है, उस माउथ के अंदर जो टंग प्रेजेंट है उस पर लिंग्वास थे, टेस्ट बड्स थे। ये सब एक छोटा सा माउथ कैविटी जो आपको दिख रहा है, जिसको हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन हम डिराइव कर लेते हैं, थेरेटिकल एज वेल एज एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फेरिंग्स फिर से अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फेरिंग्स क्या, कौन सा रीजन है, कौन सा पार्ट है? इट इज दैट रीजन व्हिच इज कॉमन टू बोथ नेजल चैम्बर एज वेल एज टू द माउथ। नाउ फेरिंग्स जिस जगह पर ओपन होता है वो फेरिंग्स कुछ ओपनिंग्स को रखता है। लाइक कल मैंने आप लोगों को एक हैंगिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया था जिसको हम क्या कहते थे? यूविला कहते थे। यस,
यूविला जो माउथ को वाइड ओपन करने पे हमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंग करता हुआ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो हमें माउथ के अंदर दिखता है, वो एपिग्लॉटिस नहीं था, वो यूविला था। फिर हमने जब भी डाइजेशन पढ़ा है या थोड़ा बहुत हम अगर इसके बारे में जानते हो तो हम एक बहुत ज्यादा जिक्र पढ़ते हैं किसका, एपिग्लॉटिस का। जब वो हैंगिंग स्ट्रक्चर जो माउथ में हमें दिख रहा है, इफ इट इज uvula, then what is epiglottis and what is the function of the epiglottis? मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा रही हूँ function of the uvula। uvula से हमें कंफ्यूज नहीं करना है epiglottis को। क्या बोला मैंने, जब आप बात करते हैं uvula की तो ये जो नेजल चैम्बर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो माउथ है ये ओपनिंग हो रही है नेजल चैम्बर की, किसके अंदर, माउथ के अंदर, जो कि एक कॉमन ओपनिंग बना रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप कुछ भी चीज जब मैं स्वेलो करूंगी तो ये फूड पार्टिकल यहाँ जाएगा। अब मान लीजिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाते टाइम हम बात कर रहे हैं या फिर मैं जो इनहेलेशन कर रही हूँ, एक्सहेलेशन कर रही हूँ, तो एट दैट टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट फूड टू गो इनटू द नेजल चैम्बर। कहाँ एंट्री कर सकता है, नेजल चैम्बर में एंट्री कर सकता है। तो उस नेजल चैम्बर की एंट्री को रोकने के लिए हमने क्या बनाया है, यूविला, जो कि बैक फ्लो नहीं बोलेंगे, फूड की एंट्री को किसमें जाने से प्रिवेंट कर दे, नेजल चैम्बर में जाने से प्रिवेंट कर दे, नेजोफेरिंक्स में एंट्री करने से प्रिवेंट कर दे। नेक्स्ट, नेजोफेरिंक्स यहाँ पर खत्म हुआ। जब हम फेरिंग से आगे बढ़ते हैं तो फेरिंग से आगे बढ़ने पे एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले है आपका बकल कैविटी। बकल कैविटी विल गोज इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स will goes into the esophagus, esophagus will goes into the stomach and stomach के बाद small intestine then large intestine, और उसके बाद हम एनएस से अपने फूड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लें। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या बोला मैंने आपको, मैंने बोला बकल कैविटी वी हैव स्टडीड, फेरिंग्स वी हैव स्टडीड, नेक्स्ट टॉपिक इज द esophagus। बट ईसोफेगस में एंट्री करने से पहले अगेन एक चीज को समझेंगे कि जब आप ईसोफेगस में एंट्री कर रहे हो तो इट इज नॉट द सिंपल प्रोसेस, क्योंकि फिर से रिकॉल करेंगे क्या, नेजल चैम्बर, माउथ, दीज बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जब मैं कुछ खा रही हूँ या जब मैं सांस ले रही हूँ तो ये दोनों एक ही पाथ को क्रॉस करते हुए दो अलग अलग ट्यूब्स के अंदर एंट्री करते हैं। फिर से समझेंगे एक चीज, दो साइड्स है हमारे पास, एक तो इंटीरियर साइड है आगे वाला साइड, एक पोस्टीरियर साइड है जो कि पीछे है। अब जब माउथ के अंदर मैंने फूड को स्वेलो किया तो फूड को स्वेलो करने पे दो पाइप्स हैं, वन इज योर ईसोफेगस, जो कि मैंने यहाँ पर लेबल, एक छोटा सा लेबल दे देते हैं, हालांकि ये रीजन क्लियरिफाई नहीं है प्रॉपर तरीके से, पर समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ईसोफेगस से एंटीरियर पार्ट पे एक और ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया इज आवर विंड पाइप, जो कि हमारे नेजल चैम्बर को ओपन करता है इनटू द लंग्स। जब लंग्स के अंदर हम नेजल चैम्बर को ओपन करवा रहे हैं तो इस टाइम पर जो ओपनिंग होगी, ये ओपनिंग ईसोफेगस और ट्रैकिया की कहां से हो रही है, फेरिंग्स के थ्रू हो रही है। तो जब फेरिंग से हम इसकी ओपनिंग करवा रहे हैं तो फूड का और एयर का क्या कभी मिक्सचर नहीं होता, क्या कभी फूड पार्टिकल ट्रैकिया में नहीं जाता, हमने नहीं देखा। मैं कुछ खा रही हूँ, खाते टाइम why there is not any possibility of the food to go inside the trachea? Now this is the point to study the epiglottis। क्यों नहीं जाता जो फूड मैं खा रही हूँ हमारे ट्रैकिया के अंदर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एपिग्लॉटिस। नाउ व्हाट इज एपिग्लॉटिस, समझेंगे। एपिग्लॉटिस को समझने से देखें, ये है आपका मैंने कुछ रिंग्स बनाए हैं, शायद आपको कुछ रिकॉल हो कि ये रिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यस, यू आर राइट। ये जो हमारे रिंग्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में।
कहाँ प्रेजेंट है? ट्रैकिया। मैं दोबारा से बता रही हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में किस किस जगह पे कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं वो हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। देन वी विल गो विद द एसेसरी ग्लैंड्स, और उसके बाद फाइनल डाइजेशन एक्चुअली परफॉर्म कैसे किया जाता है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बात करी किसकी? ट्रैकिया की। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैकिया मींस आप क्या कर रहे हो? फूड एंटीरियर साइड। अगर मैं इस पोजीशन में आपके सामने खड़ी हूं तो एंटीरियरली आगे की तरफ मेरे पास प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप, विंड पाइप एंड फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप में आपस में फेरिंग्स के साथ ओपनिंग होती है। ये रीजन मेरा मान लीजिए फेरिंग्स है, जो कि ये पूरा रीजन फेरिंग्स है। इस फेरिंग से हम क्या करते हैं? आपके फूड को एंट्री करवाते हैं। ये ईसोफेगस में लेबल कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको शायद क्लियर हो जाए। तो ईसोफेगस और फेरिंग्स में जब माउथ के थ्रू, एक छोटा सा माउथ भी बना देते हैं, यस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, तो सबसे पहले जब आप माउथ के थ्रू फूड को लेते हो तो माउथ के थ्रू फूड को लेने पर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आप माउथ के थ्रू फूड ले रहे हैं तो भाई फूड को नहीं पता किधर जाना है मुझे। फूड के पास कोई आंखें नहीं है या कोई सेंसेस नहीं है जो वो डिसाइड करे कि भाई मुझे ट्रैकिया में जाना है या ईसोफेगस में जाना है, या हम बताकर नहीं भेजते कि भाई यू हैव टू गो इनसाइड द ईसोफेगस नॉट इनटू द ट्रैकिया। सो इस वजह से मतलब लॉजिकल है, जब फूड को नहीं पता तो हाउ it always goes inside the esophagus but not into the trachea because of the flap-like structure present over the trachea known as flap-like structure on the trachea known as epiglottis। ये flap-like structure आपको दिख रहा है? ये क्या कहलाता है? epiglottis। बहुत इंपॉर्टेंट, epiglottis पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है in the board as well as into the MCQs। Now, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या हमेशा हमारे ट्रैकिया को कवर करने का काम करता है? तो ऑब्वियसली नॉट। जब मैं सांस ले रही हूं और ट्रैकिया कवर्ड रहेगा एपिग्लॉटिस से तो द एयर विल नॉट एंटर इनटू द लंग्स। जब एयर लंग्स में एंटर नहीं करेगी तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो एक लॉजिकल चीज हुई कि जब मैं एक नॉर्मल पोजीशन पे हूँ, लाइक अभी मैं जिस पोजीशन में खड़ी हूँ, आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, और जब मैं कुछ खा नहीं रही हूँ तो उस कंडीशन में मेरा ट्रैकिया ओपन है, सो दैट जितनी गैसेस मेरे नेजल चैम्बर से आगे बढ़ रही हैं वो इजीली लंग्स के अंदर आगे बढ़ जाए। सो फिर ट्रैकिया को कवर कब किया जाता है? व्हेन Never I am taking any food particle from mouth and I am swallowing it। जब मैं उसको swallow कर रही हूँ तो swallow करने के टाइम पे ये जो ट्रैकिया है ये एपिग्लॉटिस के थ्रू कवर कर लिया जाता है। जैसे देखें, आपको स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडेबल बनाया है ताकि क्लियर हो कि किस तरीके से ये कवर करता होगा। माउथ के थ्रू फूड आ रहा, ये आगे बढ़ा, जब फूड आगे बढ़ेगा तो ये एपिग्लॉटिस इस पोजीशन से प्रेजेंट है कि जो आने वाला फूड है वो आने वाला फूड क्या करेगा? इसको पीछे की तरफ बैक पुश देगा। जब पीछे की तरफ इसको उसने धक्का दिया तो पीछे की तरफ धक्का देने पर ट्रैकिया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बोला कि इफ ये मेरा है ट्रैकिया, ये मेरा है ईसोफेगस, यहाँ पर प्रेजेंट है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कौन? एपिग्लॉटिस। जब फूड पार्टिकल यहाँ से आएगा तो ऑब्वियसली ये आगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फूड पार्टिकल इसमें प्रेशर लगा रहा है। जब प्रेशर लगा रहा है तो ये जो इस पोजीशन पे था ये है मेरा ईसोफेगस, ये है मेरा ट्रैकिया, एंड दिस इज माय एपिग्लॉटिस। ये जब फूड ऊपर से आया तो फूड के आने पर ये इसने इसको कवर कर दिया। मतलब ये फ्लैप यूं बंद कर दिया जाता है ट्रैकिया की ओपनिंग को एपिग्लॉटिस के थ्रू, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल है जो बोलस आया वो सीधा कहाँ एंटर करेगा? ईसोफेगस में। दिस इज हाउ आवर फूड नेवर गोज इनटू द ट्रैकिया बट ऑलवेज इनटू द ईसोफेगस, बट द पोजीशन should be always means epiglottis is always should be on its original position। Like if I am lying on the bed, अगर मैं बेड पे लेटी हूँ और मैं कुछ खाती हूँ तो उस कंडीशन में मेरा एपिग्लॉटिस का पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। तब अगर कुछ खा रहे हैं हम तो देयर इज अ चांसेस ऑफ गोइंग फूड इनटू द ट्रैकिया बट नॉट इनटू द ईसोफेगस। सो ये जो एपिग्लॉटिस है ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को कवर कर रहा है। क्वेश्चन क्या ऐसे ही पूछा जाता है? नहीं, वो एक टर्म यहाँ पर और इंक्लूड करेंगे। कौन सा टर्म इंक्लूड करेंगे तो समझेंगे। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है
जो कि एपिग्लॉटिस के थ्रू कवर करवाई जा रही है, वो ओपनिंग क्या कहलाती है? ग्लॉटिस। हम कंफ्यूज होते हैं कई बार बच्चे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी ओपनिंग को, या फिर सिंपल जो ईसोफेगस की ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, तो हम क्या नाम देते हैं? ग्लॉटिस। बहुत बार जब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो बच्चे क्या जिक्र करते हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लॉटिस, मतलब इफ मैं बोल रही हूँ कि फूड किसके थ्रू जा रहा है, किस ओपनिंग के थ्रू एंट्री कर रहा है, तो दे ऑलवेज से ग्लॉटिस, बट इट इज नॉट ग्लॉटिस। ग्लॉटिस तो ट्रैकिया की ओपनिंग है। अगर ग्लॉटिस की ओपनिंग में फूड एंट्री कर जाएगा तो यू विल डाई, आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि फूड पार्टिकल यहाँ पर चोक करके आपकी गैसेस एक्सचेंज को रोक देगा। सो ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है? ग्लॉटिस ओपनिंग है ट्रैकिया की। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या ईसोफेगस की ओपनिंग का कोई नाम नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या नाम होता है भाई? तो इस ईसोफेगस की ओपनिंग को हम कहते हैं गुलेट। याद कर लेंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जितना मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतना आपको ध्यान से समझना है और आगे कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला फिर से समझेंगे। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड गुलेट इज द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस। जब हम ईसोफेगस में एंट्री कर रहे हैं तो ईसोफेगस में एंट्री करने का जो ओपनिंग है वो क्या कहलाता है? गुलेट कहलाता है। बात को समझे। और ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है? ट्रैकिया की ओपनिंग है। अगेन बहुत ही छोटा सा रीजन, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस, बहुत ही छोटा सा पार्ट बनाता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाता है, थ्योरेटिकल एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ हम आगे बढ़ते हैं इससे। जब मैं ईसोफेगस में एंट्री करूंगी तो नाउ वी आर एंटर्ड इनटू द मेन पार्ट। मेन तो खैर आपका बगल कैविटी भी था, लेकिन एक ऐसा पार्ट जो कि टोटली इनवॉलंटरी है। नाउ जितना एक्टिविटी होगा इट विल नॉट बी गोइंग अंडर योर कंट्रोल। मैंने क्यों बोला ये, क्यों समझाया आपको, फिर से बात को समझेंगे कि बकल कैविटी को मैंने थोड़ा सा ईसोफेगस से अलग क्यों किया। हालांकि इट इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पूरा पार्ट हमें एक साथ ही समझना है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि माउथ में जितनी एक्टिविटीज चल रही है, अगर मुझे कुछ खाना है देन ओनली आई विल ईट, अदरवाइज आई विल नॉट ईट। अगर मुझे च्यू करना है तभी मैं च्यू करूंगी। मींस जो एक्टिविटी है दैट इज अंडर माय कंट्रोल। कैसी एक्टिविटी है? वॉलंटरी एक्टिविटी है। बट जैसे ही मेरा फूड ईसोफेगस में एंट्री किया एंड नाउ यू वांट कि इट विल नॉट गोज इनटू फर्दर, आगे ना बढ़े और वापस से मेरे माउथ से बाहर आ जाए, तो यू कैन नॉट डू दैट अंटिल द ब्रेन रिफ्लेक्सेस आर गिवन टू योर एलिमेंट्री कैनाल। मींस इट इज टोटली अ इनवॉलंटरी सिस्टम। ईसोफेगस में एंट्री किए और एक इनवॉलंटरी सिस्टम में आपका फूड एंट्री कर चुका। नाउ आप किसी भी कंडीशन में इस फूड को वापस नहीं ला सकते अंटिल कोई डिजीज हो या फिर किसी तरीके का रिफ्लेक्स हो या कोई अनवांटेड कंडीशन हो। ओके, नाउ माउथ से जब हम ईसोफेगस में एंट्री करते हैं तो बेटा ईसोफेगस एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जहां से मेन मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। व्हाट आर दीज मूवमेंट्स भाई? ये क्या मूवमेंट्स हैं? क्या टर्म आपने बोला? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा टर्म है। कैसा, क्या बोलते हैं हम इसको? देखिए, जब मैंने फूड खाया तो ऑब्वियसली इट शुड गोज फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। माउथ से कहां तक पहुंचाना है? स्टमक तक पहुंचाना है। मैंने एक फूड का पार्टिकल खाया और उस फूड के पार्टिकल को खाने के बाद मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ। व्हाट यू विल थॉट, आप क्या सोचोगे कि जो फूड मेरे माउथ से मेरे स्टमक तक जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। समटाइम्स हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो फूड एंट्री कर रहा है वो फूड एंट्री कर रहा है माउथ से स्टमक के अंदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट इट इज द रॉन्ग पॉइंट। मतलब अब क्या करना है, आप कोई भी फूड पार्टिकल खाइए और खाने के बाद उल्टे हो जाइए। जब आप उल्टे होंगे तो क्या वो फूड पार्टिकल आपके स्टमक में नहीं जाएगा? ऑब्वियसली नो, इट विल गोज इनटू द स्टमक देन ऑल्सो। मतलब यहाँ पर जो फूड का मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट किसी ना किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से या फिर एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से परफॉर्म करवाया जा रहा है। और वही जो मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में परफॉर्म करवाया जाता है वो किसके थ्रू करवाया जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैसे मूवमेंट्स हैं? दीज आर दोज मूवमेंट्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट and relax continuously to make the food particles send from the one part of the alimentary canal to the further। एक पार्ट से फर्दर आगे के पार्ट में फूड को भेजने के लिए जो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो मूवमेंट
आपका क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। और एनसीईआरटी में या फिर जो भी हम एक थोड़े बच्चे वाले स्केल पे पढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ कहाँ चल रहे हैं, आपके ईसोफेगस के अंदर, बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल रन करते हैं तभी फूड पार्टिकल ईसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन टू द एनस। एनस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन जब फूड पार्टिकल्स को आपको बाहर निकालना है तो यू नीड अ रिफ्लेक्सेस, और वो रिफ्लेक्सेस भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही परफॉर्म करवाए जाते हैं। ओके ना, अब इस मूवमेंट को समझने से पहले मैं आपको ईसोफेगस से आगे बढ़ने से पहले, ईसोफेगस में किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जिस तरीके से हमने माउथ में बहुत सारी चीजें पढ़ी, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमारे ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम ईसोफेगस में एंट्री किए तो ईसोफेगस में एंट्री करने के से पहले मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को हमारी जो ईसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल लेयर्स हैं उन वॉल लेयर्स के बारे में समझाऊंगी। तो समझेंगे वॉल लेयर्स का क्या मतलब है, बताती हूँ मैं। व्हाट आर द वॉल लेयर्स? देखिए, आप मेरे हाथ की पोजीशन देखिएगा, इट इज अ ट्यूब, ये ट्यूब है। इस ट्यूब में जब आप बात कर रहे हैं किसी भी चीज की एंट्री करने की, तो ये ट्यूब किसी चीज से मिलकर बनी होगी, वही कहलाती है आपकी वॉल लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में टोटल व्हाट इज द हेडिंग, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो स्टूडेंट्स देखें, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन थ्योरेटिकल बेसिस पे भी और सब्जेक्टिव बेसिस पर भी। ये 4 लेयर एनसीईआरटी में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कवर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझेंगे, मैं आपको फिर से थोड़ा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ताकि बस क्लियर हो जाए आप लोगों को। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, टोटल मैंने आपको नहीं बताया कितनी लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 4 लेयर्स, 1 2, देन आपका थर्ड, ये भी थर्ड ही है। अब इतनी थर्ड को मैंने इतना ब्रॉड क्यों बनाया है, अगेन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसी लेयर से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है आपकी चौथी लेयर। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करना आपको स्टार्ट कर रही हूँ, बिना लिखे मैं लेबल करती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी। देखेंगे, जब आप एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स के बारे में समझते हैं तो जो आपके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स हैं, ऑब्वियसली पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कितनी वॉल लेयर्स से मिलकर बना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले ये जो वॉल लेयर्स आपको दिख रही हैं ये 4 है। सबसे पहले इंटरनल आपका म्यूकोसा होता है, फिर उसके पीछे होता है सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस आता है, और सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट बना हुआ है, ये वाला पार्ट जो सबसे आउटर मोस्ट आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, सेरोसा कहलाता है। सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक भी पार्ट को रिमूव करने से ऑब्वियसली डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और रुक भी सकता, आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रुक भी सकता है। तो the first layer is the serosa. Serosa, the most thinnest layer of the wall of the elementary canal is this serosa. किससे मिलकर बनी होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मीजोथीलियम सेल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी है, मीजोथीलियम सेल से मिलकर बनी है। सेरोसा सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, किसी एलिमेंट्री कैनाल को कवर करने का काम कर रही है, हमारे ही बॉडी के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम कर रही है। सेरोसा मिलके किससे बनी है, मेसोथीलियम सेल से मिलके बनी है। आगे जब हम आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो 2 लेयर्स मैंने बनाई हैं, ये 2 लेयर्स नहीं है, ये लेयर एक ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्क्यूलरिस। क्या कहा जाता है, मस्क्यूलरिस कहा जाता है। अगेन मस्क्यूलरिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि ईसोफेगस में जब फूड पार्टिकल एंट्री करेगा तो फूड पार्टिकल का एंट्री करने का क्या मतलब है कि उसको इनवॉलंटरीली,
मतलब विदाउट माई कंट्रोल मेरे माउथ से मतलब स्वेलो करने के बाद, डिग्रीट करने के बाद कहाँ तक पहुँचना, स्टमक तक पहुँचना है। तो स्टमक तक फूड को पहुँचाने के लिए हमें क्या करना था, लगातार एक मूवमेंट जनरेट करवाने थे, जिसको हम क्या कहते थे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते थे। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रन करवाए जाएंगे, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसके थ्रू रन करवाए जाएंगे, हमारे मस्कुलरिस वॉल लेयर के थ्रू परफॉर्म करवाई जाएंगे। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अंदर की तरफ तो होते हैं सर्कुलर सेल्स और बाहर की तरफ होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेल। कैसे समझेंगे आप, मैं बताती हूँ, देखें, ये है आपका मस्कुलरिस सर्कुलर सेल्स। इन सर्कुलर सेल से कनेक्टेड हैं आपके बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाला है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मस्कुलर सेल्स में आउटर और इनर किस पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, आउटर इज, देखें कैसा, लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर, अंदर की तरफ के जो सेल्स हैं दीज आर सर्कुलर। आप डायग्राम को याद कर लीजिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी कंफ्यूजन देयर। ये डायग्राम याद कीजिए, एक सन की तरह मैंने डायग्राम बनाया जो कि बीच से सर्कुलर है और आउटर बस आपके जो पार्ट दिख रहे हैं आउटवर्ड्स, वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेल्स। तो मस्कुलर सेल सबसे ज्यादा थिक लेयर है, सबसे ज्यादा थिक, या फिर मैं सिंपल बोल दूं थिकेस्ट, इट इज द थिकेस्ट लेयर। और जब थिकेस्ट लेयर है और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाती है, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाने का क्या मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या करेगा, एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मूवमेंट को परफॉर्म करने का काम करेगा। नाउ मस्कुलरिस थिकेस्ट लेयर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। फंक्शन अगर मैं पूछूं, सेरोसा कुछ नहीं कर रहा था, सेरोसा आपके, मैंने अभी भी बताया, मेरे एलिमेंट्री कैनाल को बॉडी से सेपरेट करने का। भाई जब मैं कोई भी ऑर्गन्स को अपनी बॉडी के अंदर रखती हूँ तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, हर ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर कवरिंग देना है, क्लियर। तो जिस तरीके से हर ऑर्गन का पर्टिकुलर कवरिंग मुझे देना है, सेम हमारा एलिमेंट्री कैनाल को एक आउटर मोस्ट कवर देने वाला कौन सा पार्ट होता है, सेरोसा होता है, क्लियर। दूसरा हमने क्या बोला, नेक्स्ट हमने बोला कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस का स्ट्रक्चर आपने समझा कि थिकेस्ट लेयर है आपका, आउटर सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है, इनर जो है वो आपके सर्कुलर है। तो ये हमने समझ लिया। अब काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो अभी भी मैंने ये आपको जिक्र किया था इस चीज का कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मींस जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मूवमेंट आपकी बॉडी में परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, मींस आपके एलिमेंट्री कैनाल में परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, दीज ऑल आर परफॉर्म्ड बाय द मस्कुलरिस लेयर। किसके थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं, मस्कुलरिस लेयर के थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ याद कर लेंगे। थर्ड लेयर, पीछे से अगर मैं चलूं तो सेरोसा, सेरोसा के बाद सेकंड, फर्स्ट इज योर सेरोसा, सेकंड इज योर मस्कुलरिस एंड थर्ड इज योर सबम्यूकोसा। सब म्यूकोसा, म्यूकोसा कहाँ गई भाई, तो ऑब्वियसली हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो सब म्यूकोसा ऑब्वियसली आगे बढ़ के क्या आएगी, म्यूकोसा आएगी। तो सब म्यूकोसा अगेन भाई ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि यहाँ पे सब म्यूकोसा के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट लेयर है, तो ऑब्वियसली जितना एलिमेंट्री कैनाल के करीब जाते जाएंगे उतना ज्यादा जो कॉम्पोजिशन है, जो वर्क है वो टफ होता जाएगा। तो जब भी हम एक टफनेस की बात, मतलब एक अच्छे काम की बात कर रहे हैं, तो हम एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग के और करीब पहुंच गए, और करीब जब पहुंचे तो सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट हमने क्या लिखी, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा एक वो लेयर है जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम को परफॉर्म करती है, और वो काम आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इसको हम लेक्टिगल्स भी कहते हैं, एंड डिफरेंट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ चलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। वही एसेसरी ग्लैंड्स वर्क करते हैं क्या करने के लिए, डिफरेंट एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं सो दैट द केमिकल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन विल टेक्स प्लेस। तो वो जो केमिकल प्रोसेस हमें परफॉर्म करवाना है, वो जिन ग्लैंड्स के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है, वो किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं। लेक्टिल्स या फिर लिम्फ वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लिम्फ वेसल में ही प्रेजेंट होते हैं। भाई अब ये लेक्टिल्स और लिम्फ वेसल्स क्या है, ये हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ जितना भी न्यूरल कंट्रोल है वो भी आपका इसी लेयर के अंदर मिलता है।
रिफ्लेक्सेस जो जनरेट करवाए जाएंगे वो कहाँ जनरेट करवाए जाते हैं, सब म्यूकोसा के थ्रू ही जनरेट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज योर म्यूकोसा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वही रीजन है जो कि किससे कनेक्टेड है, ये वही रीजन है जो कि फूड से अपने आप को एब्सॉर्ब करवाने का काम करता है। तो म्यूकोसा इज द आउटर मोस्ट पार्ट। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग से देखूं, सबसे बाहरी पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, म्यूकोसा है। म्यूकोसा में आपको एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैंने एक स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, बल्कि कुछ वेव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म किए हैं। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विलाइज। क्या कहलाते हैं, विलाइज कहलाते हैं। और यही जो वेव लाइक स्ट्रक्चर्स विलाइज हमारे पास प्रेजेंट है, these are responsible for the extra absorption from the elementary canal। देखें मेरा ये एक सिंपल सरफेस, अगर मैं इस रीजन की बात करूंगी तो सरफेस एरिया इज लेस, कम है, लेकिन अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन villi present in the mucosa layer increases the surface area drastically। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया जो ड्रास्टिकली बढ़ा है ये एक्स्ट्रा एब्सॉर्प्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस हमारा एक एफिशिएंट एब्सॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करवाया जाएगा। क्लियर। म्यूकोसा लेयर में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं भाई, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। आप समझेंगे जब भी मैं फूड को स्वेलो कर रही हूँ तो माउथ में भी इवन हमारे पास एक स्लिपरी सीक्रीशन होती है जिसको म्यूकस कहा जाता है। अब टर्म मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यू विल लर्न इट इजीली आफ्टर दैट। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, दोनों टर्म एक दूसरे के साथ सिमिलर है। म्यूकोसा टर्म कहाँ से आया, तो समझ लीजिए म्यूकोसा टर्म आया है म्यूकस से। म्यूकस क्या है, इट इज अ स्लिपरी सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द फुल लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मेरे माउथ से लेके मेरे एनस तक ये म्यूकस की एक सीक्रीशन कंटिन्यूअस होती रहती है, और ये सीक्रीशन क्या करता है, ये मेरे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को स्लिपरी बना देता है, ताकि जो भी फूड मेरा आगे बढ़ रहा है वो इजीली स्लिप करके जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट और मूव करता जाए आगे की तरफ। क्लियर। तो म्यूकस जो है वो किसके थ्रू सीक्रेट करवाया जाता है, म्यूकस सीक्रेट करवाया जाता है। अगेन ग्लैंड सीक्रीशन हो रहा है तो फिर ग्लैंड है, और अगर जो ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है उस म्यूकस ग्लैंड को मैंने नाम दिया है गोबलेट सेल्स। स्पेसिफिकली स्टमक में इसका जिक्र हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। गोबलेट सेल्स क्या करते हैं, गोबलेट सेल्स म्यूकोस का सीक्रेशन करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियसली इन द म्यूकोसा। मतलब ग्लैंड्स हमारे सब म्यूकोसा में भी प्रेजेंट है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन अगर मैं म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स की बात करूँ, ग्लैंड्स की बात करूँ, तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, गोबलेट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, क्रिप्स का मतलब होता है दरारें, मतलब किसी एक पार्ट के अंदर जो आपको एक स्पेस दिख रहा है एक्स्ट्रा, जो दरार आपको दिख रही है, जो गड्ढा आपको दिख रहा है, वो कहलाता है क्रिप्स। और लिबरकुन एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की बात करें तो वो भी इसी लेयर के अंदर मिलते हैं। ये जो स्पेसेस आपको दिख रही हैं, इसके अंदर जो माइक्रोवेलाइज प्रेजेंट हैं, माइक्रोवेलाइज के अंदर जो आपका ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, इनके अंदर जो क्रिप्स प्रेजेंट होते हैं वो भी सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। तो माइक्रोवेलाई स्ट्रक्चर भाई अभी आप जिक्र कर रहे थे विलाइज का, नाउ यू केम टू द माइक्रोवेलाई। ये माइक्रोवेलाइज क्या है आप समझेंगे। सिंपल, इस विलाई लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे एक्सटेंशंस का और प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, माइक्रोवेलाई। समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हैं हम, माइक्रोवेलाइज क्या है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स फिंगर लाइक और प्रेजेंट होना क्या बना देते हैं, माइक्रोवेलाइज बनाते हैं। और ये माइक्रोवेलाई अगेन इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ड्रास्टिकली, बहुत हमारे पूरे के पूरे सरफेस एरिया को इनॉर्मसली बढ़ा देते हैं। नाउ ये जो माइक्रोवेलाइज है, जिस जगह पे एंट्री करेंगे, ये रीजन आपका क्या कहलाएगा, ल्यूमेन कहलाएगा। ये रीजन क्या कहलाया आपका, ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब खाली जगह जहां पर आपका जो फूड का पार्टिकल है वो लगातार क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको अभी भी बताया, ब्लड वेसल्स।
लिम्फ वेसल्स, ग्लैंड्स, न्यूरल कंट्रोल, ये पूरा का पूरा सब म्यूकोसा में। एक बार मैं रिकॉल कर रही हूँ, फिर से समझेंगे। सेरोसा आउटरमोस्ट पार्ट है, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को जनरेट करने का काम करती है। थिकस्ट लेयर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। नेक्स्ट टू द मस्कुलरिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सब म्यूकोसा। जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, आपके जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन दिया जा रहा है, लेक्टिन्स की अगर मैं बात करूं तो दे ऑल आर प्रेजेंट इनटू द सब म्यूकोसा। सारी चीजें कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैंने बात करी नेक्स्ट लेयर की, जो कि है आपकी म्यूकोसा। अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एंड इट कंटेन्स विलाइस and microvilli which is responsible for increasing the surface area of the alimentary canal enormously so that the efficient absorption में takes place। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं फास्ट हो रही हूँ तो आप पीछे से रिकॉल करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट गया वो क्या था आपका? ल्यूमेन। ल्यूमेन खाली जगह है जहां पर फूड जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको समझाऊंगी कि इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपके ब्लड का सप्लाई है वो किस तरीके से होता है। तो ब्लड वेसल्स को हम जानते हैं कि कैसे कैसे ब्लड वेसल्स को आगे एब्जॉर्प्शन के लिए परफॉर्म करवाया जाएगा। लाइक क्योंकि जितना फूड आप ले रहे हो इट फाइनली गोज इनटू द ब्लड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है कि जितना भी पार्ट आप समझें वो पूरा का पूरा पार्ट के अंदर हमारे पास सारी चीजें एफिशिएंटली कंफर्म हो जाएं। तो ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस एलिमेंट्री कैनाल में एक श्योरिटी देता है कि जितना भी फूड आपका जा रहा है वो सब ब्लड के अंदर जाके डिफरेंट पार्ट्स में या फिर डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि एनर्जी उससे ले ली जाए। नेक्स्ट मैं आपको ब्लड वेसल्स का जिक्र कर रही थी। ये देखें, ये है आपके ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से कनेक्टेड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और हैं, ट्यूब्यूल्स, नर्व पार्ट, कई सारे पार्ट्स हैं। देखिए अब होता क्या है। ब्लड वेसल्स के साथ मुझे बेसिकली यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी है। ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड हैं आपके लेक्टिन्स। नाउ देखें, आप लोगों ने फैट के डाइजेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत सुना हो तो फैट का डाइजेशन या फैट के पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इट इज a little bit larger than the other molecule। कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन को जब आप करो, आप प्रोटीन के डिकम्पोजिशन को करो तो ये जो पार्टिकल डिकम्पोज होता है, इस पार्टिकल के टूटने पर जो मॉलिक्यूल जो लास्ट बनता है वो मॉलिक्यूल हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है सब म्यूकोसा से सब म्यूकोसा, और इजीली एब्जॉर्प्शन हमारा खत्म हो गया। एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा, लेकिन जब आप फैट के पार्टिकल पर आते हैं तो ये फैट का पार्टिकल अगेन हमारा क्या नहीं होता, ब्लड वेसल्स के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता है। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक आपको समझाया है, क्योंकि मुझे एक्चुअल जो पार्ट समझाना है वो है आपका लेक्टिन्स। लेक्टिन्स क्या है? लेक्टिन्स एक वो वेसल है, एक वो लिम्फ वेसल है जो कि किसका एब्जॉर्प्शन करवाती है? फैट के मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन करवाती है। क्यों करवाती है भाई? हम ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं करवाते? तो इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि फैट का जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है इट इज लिटिल बिट लार्जर, या थोड़ा सा साइज में मॉलिक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, और मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से इट इज नॉट केपेबल ऑफ पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल। तो इस वजह से हमने वहां पर किसका फॉर्मेशन किया? लेक्टिन्स का फॉर्मेशन किया। इस लेक्टिन्स को हम लिम्फ वेसल भी कहते हैं, लिम्फ इसके अंदर रन करता है, और फैट का जो पार्टिकल है जब इसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है और आप इस लेक्टिन की कंपोजिशन को देखोगे, इसके कलर को देखोगे तो ये कलर आपको किस तरीके का दिखेगा? व्हाइटिश कलर दिखेगा। कैसा कलर दिखेगा? व्हाइटिश कलर। तो लेक्टिन्स के लाइक ब्लड वेसल से फूड एब्जॉर्ब होगा, ब्लड इज रेड इन कलर, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन आप लिम्फ की बात करते हो तो लिम्फ इज अ कलरलेस कंपोनेंट, और जब इस कलरलेस कंपोनेंट के अंदर आप फैट का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो इस फैट का एब्जॉर्प्शन करवाने पर सिंपल हमारा क्या होगा, जो लेक्टिन्स के कलर को जब आप आइडेंटिफाई करोगे, मींस जब भी किसी इंसान की अनवांटेड डेथ हो जाती है तो उसके लिम्फ को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर उसके अंदर आपका व्हाइटिश कंपोनेंट दिख रहा है मींस फैट का आपका जो अपटेक है वो डेथ से पहले हुआ था। तो व्हाइटिश कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? फैट का डाइजेशन, फैट का एब्जॉर्प्शन इंडिकेट कर रहा है। और इन्हीं वेसल्स के बीच बीच में, जैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इस चीज को बताया था कि इनके बीच में छोटी छोटी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, यही कहलाती हैं आपकी क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स मतलब दरारें, और क्रिप्ट्स ऑफ बेसिकली किसके ऊपर बना है? लेबर कोन के ऊपर बना है। क्रिप्ट्स ऑफ
लिबरकुंस। क्रिप्स ऑफ लिबरकुंस वही क्रिप्स की दरारें हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक है आपका, या फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आगे पढ़ेंगे तो इसका जिक्र अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें वो क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट सीक्रेशंस को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल में हमने अगेन फेरिंग्स से स्टार्ट किया, फेरिंग्स के पार्ट्स पढ़े, फेरिंग्स के पार्ट पढ़ने के बाद हमने एक रीजन पढ़ा जहां पर फूड और विंड पाइप का कॉमन ओपनिंग होता है। फूड और विंड पाइप का कॉमन ओपनिंग होने के बाद हम आगे बढ़े ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के बाद हमने आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 वॉल्स के बारे में पढ़ा। 4 वॉल्स के बाद किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होती है, इसका जिक्र पढ़ा। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।